गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे फिजिक्स में बंधन ऊर्जा और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पढ़ा रहे हैं। पहले भी हमने इस टॉपिक पे बात की थी, पर आज हम इसमें ड्यूट्रॉन और अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बंधन ऊर्जा को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? हम ये जानते हैं कि किसी तत्व का जो नाभिक होता है उसमें जो न्यूक्लियन होते हैं, ठीक है, तो किसी तत्व के नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, और द्रव्यमान के इस अंतर को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होगा वो थोड़ा कम होगा, और नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका जो टोटल द्रव्यमान होगा वो कुछ ज्यादा आता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल द्रव्यमान आ गया वो आ गया न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, और ये कुछ ज्यादा आता है, और जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है कुछ कम है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का जो अंतर होता है ये द्रव्यमान क्षति कहलाता है। और इसमें होता क्या है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पास पास आकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है, और द्रव्यमान की और क्षति ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करेंगे तो वहां पर कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा कहलाती है बंधन ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम किसी नाभिक को बाहर से एक न्यूनतम ऊर्जा दे दें, नाभिक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, अनंत दूरी पे चले जाते हैं, तो ऐसी ऊर्जा को हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा की परिभाषा ये भी है, यानी अगर किसी नाभिक को बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दी जाए तो उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर दूर होकर अनंत दूरी पे चल जाएंगे, तब उन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच किसी भी प्रकार का परवल नाभिकीय बल विद्यमान नहीं रहेगा, तब वो नाभिक नहीं रह पाएगा, नाभिक खत्म हो जाएगा तब। अब प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या होगा? वो होगा बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, तो आज हम यहां पर ये निकालें ड्यूट्रॉन और अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो देखिए इसमें पहले मैं ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन का सूत्र है, ड्यूट्रॉन को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, और इसका सूत्र है 1H2। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियन कितने हैं। न्यूक्लियन कितने इसमें? 2। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियन है। प्रोटॉन कितने होंगे? न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने इसमें? 1H2 में प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन है 1, 1H2 में न्यूट्रॉन, ये आएगा इसमें से इसको घटा के 2 ऋण 1 यानी 1, तो 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि जो ड्यूट्रॉन है इसके नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसके नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो हमको दिया होगा। तो ड्यूट्रॉन के नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, 1H2 के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हम निकाल रहे हैं प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसके लिए पहले नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, तब उसके बाद हम द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, फिर द्रव्यमान क्षति को mc² के द्वारा हम उससे ऊर्जा निकाल देंगे, वो आ जाएगी बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये 1H2 है इसके नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, इसके नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है 3 दशमलव, दिया भी रहता है पेपर में, 3.344, ठीक है, गुणा गया 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। 3.344 गुणा किया 10 की घात 27
किलोग्राम है, पर किलोग्राम के रूप में ले रखा है, हम चाहे तो इसको AMU के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हो गया, इसको चाहे तो हम MA लिख सकते हैं, एक्चुअल मास। ठीक है, अब इसमें देखिए 1H2 जो ये ड्यूट्रॉन है, इसमें उपस्थित प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसमें कितने प्रोटॉन है? एक ही है, तो यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसके एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हम 3 मान के कर रहे हैं, कुछ बुक में ये 2 भी हो सकता है। ठीक है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। इसी 1H2 में इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसमें जो न्यूट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान ये है 1 थोड़ा ज्यादा होगा प्रोटॉन से, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब ये जो है इनके द्रव्यमान मिल गए। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं कि 1H2 में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, यानी न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान। ठीक है, तो वो हम निकाल रहे हैं। न्यूक्लियोनों का कुल द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, ये द्रव्यमान आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो जोड़िए इनको, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये घात कॉमन आ जाएगी है, ये घात यहाँ 10 की घात 27 है, तो यहाँ रहेगा 10 की घात 27 किलोग्राम, ये तो ऐसा रहेगा, घात कॉमन है, और ये जोड़ेगा ये वाला पार्ट, तो 5 और 3 8, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1, और 1 1 2 1 3, तो 3.348 ये जो है गुणा किया 10 की घात 27 किलोग्राम, ये इसका न्यूक्लियोनों का कुल द्रव्यमान आ गया। इसको हम किससे प्रकट करते हैं? इसको हम क्या मानते हैं वैसे? MC कैलकुलेटेड मास, गणना द्वारा प्राप्त द्रव्यमान। ठीक है, अब हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। तो यहां पर बंधन ऊर्जा इसी तरीके से निकाली जाती है। ठीक है जी, तो द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा M से प्रकट करते हैं, ये निकलेगा कैसे? द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान, MC माइनस MA। ठीक है, तो ये निकालिए, डेल्टा M MC का मान है 3.348 गुणा किया 10 की घात 27 किलोग्राम। अब माइनस MA का मान ये है यहाँ पे 3.344 गुणा किया 10 की घात 27 किलोग्राम। तो डेल्टा M इक्वल्स टू यहां पर आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 की घात 27 कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ पे घटा के यहां भी 10 की घात 27 आएगा क्योंकि यह कॉमन है। अरे घटाइए, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0.004 गुणा किया 10 की घात 27 किलोग्राम। ये हमारा डेल्टा M यानी द्रव्यमान क्षति आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसमें इस द्रव्यमान क्षति से उत्पन्न ऊर्जा। ये जो द्रव्यमान क्षति होती है ये ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है, यानी जब ये न्यूट्रॉन का नाभिक बना होगा तो इतनी द्रव्यमान क्षति होगी, तो ये द्रव्यमान क्षति वहां पर ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगी। तो हम ऊर्जा निकालेंगे, इसके संगत उत्पन्न ऊर्जा आइंस्टीन के समीकरण से आ जाएगा। तो डेल्टा M जो ये द्रव्यमान क्षति है, तो द्रव्यमान क्षति के
संगत ऊर्जा। तो द्रव्यमान छत्ती के संगत जो ऊर्जा होती है उसे ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये भी परिभाषा इसकी, ये क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। इसका मान आएगा किस सूत्र से, डेल्टा एन इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एन का मान क्या आ गया, 0.0004 गुणा किया 10 की घात 27 और सी का मान रखिए, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश का वेग। तो 3 गुणा किया 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सी की वैल्यू तो इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा किसमें, जूल में। ठीक है, ये आ गया 0.004 गुणा गया 10 की घात 27 और ये 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, 10 की घात 8 का वर्ग 10 की घात 16, इतना जूल आ गया। ठीक है, ये देखिए ये इतना जूल आ गया, पहले मैंने इसको जूल लिखा। ठीक है, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो कैसे करेंगे, इस जूल वाली जो वैल्यू है ना, इसमें किससे भाग दे दो, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दो, तो ये जूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इससे भाग देने पे तब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। अब अगर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें इसी को, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो यहां पर 10 की घात 6 से और गुणा कर दो अंश को। ठीक है, क्योंकि सूत्र यह है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सूत्र है हमारे पास। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पहले पढ़ा था। तो इस पूरे को हल करके जो आता है, इस पूरे को हल करके आता है 2.25 देखिए पहले यहां से लेके यहां तक इसको हल करके आता है 2.25 और इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये क्या था, ये MeV हो गया था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया था। तो इस पूरे को हल करके आता है 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरा ये यहां तक का है, ये सारा ये हल करके आता है। ठीक हो गया, समय कम रहने के कारण मैंने इसको डायरेक्ट हल कर दिया है। अब ये बंधन ऊर्जा आ गई 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब इस बंधन ऊर्जा से क्या निकालेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो निकालते हैं हम इसको। तो न्यूट्रॉन यानी 1s2 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसका पहले सूत्र लिखेंगे क्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या, तो निकालिए इसको, वैल्यू रखिए। बंधन ऊर्जा कितनी आई थी अभी भाई, 2.25 और बटे न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने न्यूक्लियन है इसमें, 1s2, तो 2 न्यूक्लियन है, ये होता है न्यूक्लियन। तो आप जो यहां पर लिखा है इसी से डिवाइड कर दीजिए और यहां पर लिख देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। मात्रा क्या आएगा इसका, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। तो ये आ गया, डिवाइड करके आ गया 1. इसे 1 बार क्या, इसको 1.125
5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। ठीक हो गया। ये न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन आ गई है। इसी तरीके से हम किसके निकालेंगे अब? अल्फा कण की। तो अल्फा कण के अब हमें आसान पड़ गया, हम एक बार तरीका सीख चुके हैं। तो निकालिए अल्फा कण का। ये सोचिए दो सवाल हो रहे हैं, सवाल भी इसी तर्ज पर आता है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऐसे ही करना है। अल्फा कण ये जो है इसका सूत्र क्या है? 2He4 जी, ठीक है। या इसको ये 2He4 का नाभिक है, ठीक है। अल्फा कण को लिखते हैं हम अल्फा कण, या इसी को हम क्या लिखते हैं? हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण में कहते हैं। इसके लिए निकाल रहे हैं, तो निकालिए 2He4 के नाभिक का। पहले क्या निकालेंगे? वास्तविक द्रव्यमान। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो स्टेप पहले क्या होगा कि 2He4 यानी अल्फा कण, 2He4 का नाभिक मतलब अल्फा कण। यहां लिख रहा हूं मैं पोस्ट में का वास्तविक द्रव्यमान, का वास्तविक द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान होता है, अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने द्रव्यमान लिया किलोग्राम में। किलोग्राम में लेने पे कैसे हल करके हम वो निकालते बंधन ऊर्जा, वो दिखाया। अब अगर हम द्रव्यमान को AMU के रूप में लिखें, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक AMU भी है, तो AMU के द्वारा मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अगर AMU में द्रव्यमान लिया जाए तो तब कैसे हम करते हैं? किसी भी रूप में आ सकता है। तो AMU के रूप में देखिए कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो है 4.00150, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में दिया होगा, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, तो ये दे रहे थे एग्जाम में। अच्छा, ये वास्तविक द्रव्यमान हो गया AMU। अब हम क्या निकालेंगे? वास्तविक द्रव्यमान मतलब ये क्या आया? ये क्या आया भाई? MA आ गया, एक्चुअल मास। ये MA है, ठीक है भाई। ये MA की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे इस अल्फा कण का, अल्फा कण में उपस्थित कितने प्रोटॉन है? इसमें 2 प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन में कितने? 4 × 2 न्यूट्रॉन। तो 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकालेंगे, 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालेंगे। पर पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, वो मालूम होना चाहिए। तो अल्फा कण में उपस्थित एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, पहले ये नोट कीजिए। तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो है 1.00728 AMU। ऐसा हो सकता है किसी अलग क्वेश्चन में ये नंबर यहां चेंज हो जाए, चेंज जरूर होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसमें हम प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या मान रहे हैं? 1.00728 AMU। तो निकालिए अल्फा कण में उपस्थित, यहां पर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कीजिए हैं, इसको एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ही होता है। अब निकालिए अल्फा कण के 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि अल्फा कण में तो 2 प्रोटॉन थे ना, एक प्रोटॉन थोड़ा था। तो अल्फा कण में उपस्थित 2 प्रोटॉन्स का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई? ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो 2 गुणा गया 1.00728 AMU। तो ये आ जाएगा कितना? मल्टीप्लाई कीजिए, 2.00728
2.01456, ठीक है, इतना AM। अब ऐसे ही एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यहां पर द्रव्यमान AMU में लिया जा रहा है, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होगा, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नोट कीजिए 1.00867 AM, ठीक है, 1.00867 AMU। अब निकालिए कि अल्फा कण में उपस्थित न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, अल्फा कण में उपस्थित कितने न्यूट्रॉन है इसमें? दो, तो 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये पहले लिखना पड़ेगा इसमें कि इसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ऐसा लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है, तब निकालेंगे हम द्रव्यमान। तो निकालिए 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 गुणा गया 1.00867 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यह आ गया 2.01734, ठीक है, यह टैली करते रहना कि गलत तो नहीं हो रहा है। ये हो गया। अब आप इसके बाद क्या निकालेंगे? अल्फा कण में उपस्थित न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, मतलब 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान धन 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो ये निकाल रहे हम अल्फा कण में विद्यमान न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो ये आ जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे? MC, कैलकुलेटेड मास। तो ये आ गया 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ये वाला धन 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो जोड़िए इसको 2.01456 AMU प्लस 2.01734 AMU। तो ये ऐड करने पे जो आया वो हमारे पास आ गया अल्फा कण के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान MC इक्वल टू क्या गया, इनको ऐड कीजिए, कितना होगा ये? 6 4 10 का 0 80 1 5 4 3 8 1 9, ठीक है, 4 और 7 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, और 1 रेख 2 रेख 3 और ये 0 का 0 और 2 2 4। तो 4.03190, ठीक है, इतना AM या। और इसका वास्तविक द्रव्यमान हम पहले नोट कर चुके थे यहां पे। तो अब देखिए इसमें द्रव्यमान क्षति। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी द्रव्यमान AMU में दिया हो, तो बंधन ऊर्जा निकालना आसान है, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन कम पड़ जाती है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे इसमें द्रव्यमान क्षति कि जब ये अल्फा कण बना होगा तो इसके बनने में द्रव्यमान क्षति कितनी रही होगी। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर MC माइनस MA। देखिए वास्तविक द्रव्यमान कम आ रहा है और गणना द्वारा प्राप्त द्रव्यमान ज्यादा है ना, न्यूक्लियन का द्रव्यमान ज्यादा है, ये में से ज्यादा आता है।
तो डेल्टा एम बराबर, घटाइए इसमें से इसको, तो एमसी का मान यहां से 4.03190 AMU माइनस 4.00150 AMU। तो ये आ गया डेल्टा एम इक्वल्स टू 0 0, ये ऐसे आएगा 4 होगा 0 3 आ रहा है, यस ठीक है। इनमें से 0 क्या 0, 0 में से 0 क्या 0, 0.03040 ठीक है ना, 0.03040 ठीक है, ये आ रहा है इतना EMU। ये इसका द्रव्यमान स्थिति आ गई। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले कि एक AMU से एक AMU द्रव्यमान, AMU किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, कि एक AMU द्रव्यमान से उत्पन्न अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है, हमने इसमें ये बताया था कि द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। अगर कहीं पे द्रव्यमान क्षति होती है तो वो द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो हमने निकाला था उसमें आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से कि एक AMU द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली थी, वो आती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद रखें कि अगर एक AMU द्रव्यमान है तो इससे अधिकतम कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास यहां पर कितना द्रव्यमान है, इतना, तो इतने द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, डायरेक्ट निकल गया। और ये जो आएगा वही क्या होगी, आपकी बंधन ऊर्जा, ठीक है। इसलिए ये जो द्रव्यमान स्थिति है यहाँ पे 0.3040 AMU से उत्पन्न ऊर्जा, ये आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.03040 गुणा के 931, और ये किसमें आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कीजिए इसको आगे हम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो मैं आपको डायरेक्ट इसमें बता रहा हूं, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ठीक है। एग्जाम में अगर आता तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो आप ये इसका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है इसमें आंसर कि 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब अल्फा कण बनेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा, तो वहां पर अल्फा कण बनने के दौरान इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, या अगर इतनी ऊर्जा अल्फा कण को दे दी जाए तो अल्फा कण के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इतनी ऊर्जा पाकर, ठीक है। तो ये ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा है। ये अल्फा कण की बंधन ऊर्जा आ गई। तो यहां पर बंधन ऊर्जा निकालना आसान है, यहां पर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा कण की बंधन ऊर्जा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निकालिए अल्फा कण के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ये आ जाएगा बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। तो बंधन ऊर्जा कितनी यहाँ पे 28.3, और बटे न्यूक्लियन कितने, इसमें अल्फा कण में कितने न्यूक्लियन होते हैं, क्योंकि अल्फा कण है हीलियम का नाभिक, इससे निकालिए 4, इसमें क्या होंगे न्यूक्लियन होंगे,
तो बंधन ऊर्जा 28.3 में 4 का भाग दे दो, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। यह आ गया आपकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। कितना आ रहा है? 7.075 7.075, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। तो आपने यहां पर देखा कि अल्फा कण के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.075 आ रहा है, जबकि ड्यूट्रॉन जिसका सूत्र 1s2 था के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी थी? 1.1 कितनी थी? 1.125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। तो जिस तत्व के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक आती है वो तत्व क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। यहां पर स्पष्ट है कि अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ड्यूट्रॉन की तुलना में अधिक है, इसलिए अल्फा कण ड्यूट्रॉन की तुलना में अधिक स्थायी है। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, वहां पर आपको एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया होगा, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया होगा, आपको नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दिया होगा, तब क्या होगा? इस तत्व के लिए बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन में हमने द्रव्यमान किलोग्राम के रूप में माना, तब निकाली बंधन ऊर्जा। एक क्वेश्चन में हमने द्रव्यमान एएमयू के रूप में निकाला, तब बंधन ऊर्जा निकाली। बंधन ऊर्जा दोनों में किस में निकाली? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप भी एग्जाम में बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालेंगे। हाँ, अगर ये कहे जूल में निकालिए तब तो जूली में निकालिए, पर अगर कुछ नहीं कहा तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। इसके बाद आपने ये पढ़ा था कि नाभिकीय विखंडन। अब एक अभिक्रिया और आती है, रेडियो एक्टिविता। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि रेडियो एक्टिविता और नाभिकीय विखंडन दोनों नाभिकीय घटनाएं। रेडियो एक्टिविता में क्या होता है कि जो अस्थायी तत्व होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ठीक है, ये भारी नाभिक है इनके, तो इसमें इनके नाभिकों की विशेषता होती है कि इनके नाभिक के अंदर से हर क्षण कुछ विशेष प्रकार के कण बाहर निकलते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये भारी जो नाभिक हैं ये अंत में स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो भारी नाभिकों के भारी तत्वों के नाभिकों से हर क्षण कुछ विशेष प्रकार के कण निकलते रहते हैं। इन कणों को हम अल्फा, बीटा, गामा किरणें कहते हैं, और इस प्रकार की घटना रेडियो एक्टिविता कहलाती है। जिन तत्वों के नाभिकों से ये अल्फा, बीटा, गामा कण निकलते हैं या किरणें निकलती हैं, उन तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविता कैसी घटना है? ये भी नाभिकीय घटना है, क्योंकि इसमें भी तत्वों के नाभिक के अंदर से कण निकल रहे हैं। कौन से कण या कौन सी किरणें निकल रही है? अल्फा, बीटा, गामा किरणें। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन हमने कल पढ़ा था, तो नाभिकीय विखंडन में भी क्या होता है? किसी भारी तत्व के नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो वो भारी नाभिक 2 अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और इस प्रकार की घटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी नाभिकीय घटना है। तो नाभिकीय विघटन और नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिविता, ये दोनों नाभिकीय घटनाएं हैं, पर इनमें अंतर क्या है? तो अंतर यह है
कि रेडियो एक्टिवता की घटना में तत्व के नाभिक के अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक के अंदर से अल्फा बीटा कण नहीं निकलते हैं। इसमें क्या होता है, तत्व का नाभिक दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित होता है, न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और साथ में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा अंतर क्या है कि रेडियो एक्टिवता की घटना में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि नाभिकीय विखंडन की घटना में उत्पन्न ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। रेडियो एक्टिवता की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन में, ठीक है, यहां अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा यह है इसमें कि रेडियो एक्टिवता की घटना में जब किसी भारी नाभिक के अंदर से अल्फा बीटा कण निकलते हैं तो एक नए नाभिक का जन्म होता है। तो वो जो नया नाभिक होगा उसके परमाणु क्रमांक में मूल नाभिक से 1 या 2 का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे माना, थोड़ा एक रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। जैसे माना एक तत्व है A, देखिए इसमें इसका परमाणु क्रमांक है Z, A मत मानिए, X मान लीजिए। X कोई तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है। ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तो माना इसने कौन सा तत्व, ये कौन से कण निकलते हैं इसके नाभिक के अंदर से, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, गामा किरण। तो ये होता है, ध्यान रहे कि एक साथ अल्फा और बीटा किरणें एक ही नाभिक के अंदर से नहीं निकलते हैं, या तो अल्फा किरण और गामा किरण निकलेगी या बीटा किरण और गामा किरण निकलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही नाभिक के अंदर से एक ही समय पे अल्फा और बीटा किरणें साथ साथ निकल जाए, ऐसा असंभव है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा कण निकला। अल्फा कण का मतलब है क्या निकल रहा है, 2He4 का नाभिक। तो जो नया तत्व यहां बनेगा, माना नया तत्व क्या बन गया, Y, तो इस नए तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा भाई, परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये अलग निकल गया, तो परमाणु क्रमांक होगा इसका Z-2, यानी पहले से 2 कम हो जाएगा परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या A-4, ठीक है। तो यानी रेडियोएक्टिवता की घटना में अगर किसी नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो नए बनने वाले नाभिक का परमाणु क्रमांक पहले वाले से 2 कम और द्रव्यमान संख्या पहले वाले से 4 कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर रेडियोएक्टिवता की घटना में बीटा कण निकलता है, बीटा कण का सूत्र है, इसका संकेत है, तो बीटा कण निकलने पे जो नया तक नाभिक बन रहा है, माना यहां पर नया नाभिक बन गया, और इसके अंदर से निकल गया नाभिक के अंदर से, तो नया कोई और नाभिक बनेगा। इस नाभिक का परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये देखिए Z कैसे निकालेंगे, Z माइनस कर रहे थे ना, Z माइनस और -1, तो ये हो जाएगा Z+1, ये 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहां हो जाएगा A-0, ये रहेगा। यानी जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक से बीटा कण निकलता है तो नए बनने वाले नाभिक का परमाणु क्रमांक पहले वाले से 1 अधिक होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। जबकि नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक 2 अपेक्षाकृत हल्के और बराबर नाभिकों में टूटता है, लगभग बराबर नाभिकों में टूटता है, ठीक है, वहां पर इस प्रकार की घटना नहीं होती है, ठीक है। और एक अंतर और भी है इसमें कि रेडियो एक्टिवता की घटना को रोक पाना असंभव है, यह स्वतः होने वाली क्रिया है, जबकि नाभिकीय विखंडन की क्रिया स्वतः नहीं होती है, इसमें भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बौछार की आती है, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करना संभव है, किसके द्वारा, मंदक और नियंत्रक क्षणों के द्वारा, ठीक है। मंदक और नियंत्रक क्षणों का उपयोग करके हम नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पर रेडियोएक्टिवता की घटना को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये स्वतः होने वाली घटना है, ठीक हो गया। तो ये आज हमने इसमें थोड़ा रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय विखंडन में अंतर पढ़ लिया, और अल्फा कण ड्यूट्रॉन की जो तुलना में अधिक स्थायी है इसके बारे में पढ़ा, ठीक है।
थैंक यू।